इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से भी। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज ये कि कल लखनऊ में भी चुनाव प्रबंधन समिति की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में यह बैठक बहुत अहम हो जाती है। कुल 80 लोकसभा सीटें वहां पर हैं और अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट विस्तार हुआ है प्रदेश का, और उसके बाद अब जो नया मिशन है कि 80 लोकसभा सीटों पर किन कैंडिडेट्स को उतारा जाए, इसे लेकर लखनऊ में कल बीजेपी की बड़ी बैठक है। और राघवेंद्र लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राघवेंद्र, एक बहुत अहम बैठक कल होने वाली है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। क्या कुछ अपडेट, किस तरह की हलचल वहां पर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, जैसा कि इतिहास में ये चीजें दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बनारस से ही लोकसभा सांसद रहे और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरी बार घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। यह जो आपने कहा कि यूपी से होकर जो रास्ता जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री लगातार 3 बार बनारस से ही जा रहे हैं। साथ ही जो 80 सीट जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, उस पर एक एक कदम रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही। जैसा कि आरएलडी को लाया गया तो अपना पश्चिम भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया, ओम प्रकाश राजभर को लाकर पूर्वांचल मजबूत किया, और जो 2 बागी नेता थे यानी बीएसपी के जो सांसद थे रितेश पांडे, वही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मनोज पांडे, उनको लाकर कहीं न कहीं मध्य को साधा जा रहा है। यानी कि रायबरेली सीट पर भी दावा मनोज पांडे का हो सकता है और रितेश को तो टिकट मिल ही गया है अम्बेडकर नगर से। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे पड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ता भी ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग दलों के 51 सीटों का ऐलान जो है वो हो चुका है और बची हुई सीटों को लेकर भी मंथन जो है वो यहाँ पर राघवेंद्र होना है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, सत्यविजय हमारे साथ। भोपाल में मीटिंग जो है वो होनी है कोर ग्रुप की, वहां पर किस तरीके की हलचल है सत्यविजय? देखिए, बात की जाए दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा कुछ बीजेपी के पास अभी कह सकते हैं कि ज्यादा विचार नहीं करना है। सिर्फ 5 सीटें बची हैं। 29 में से 24 सीट जो है वो बीजेपी पहली लिस्ट में जारी कर चुकी है। उस 24 लोगों में धुरंधर चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, बीडी शर्मा है। लेकिन 5 सीटें जो बची हैं उसमें सबसे मुख्य सीट है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर लगातार अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ नकुलनाथ का जो एक पूरा हमने स्टोरी चलाई थी, हमने बताया था कि किस तरह से वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, अटकलें थी और उस पर काफी राजनीतिक उठापटक भी हुई थी। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा से लगातार जो कांग्रेस नेता है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कल ही शाम की बात है जब छिंदवाड़ा से 7 कांग्रेस के पार्षद और नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बिल्कुल, तो हम आपके पास लौटेंगे सत्यविजय, और राघवेंद्र और गणेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम हलचल जानेंगे कि आखिर कोर ग्रुप की बैठक में हुआ क्या। लेकिन इस बीच बिहार की बात करते हैं, जहां पर नीतीश कुमार भले ही वापस एनडीए में आ चुके हों, लेकिन तीखी जुबानी और जो भाषा है वो अभी बदली नहीं। तेजस्वी लगातार अपने चाचा नीतीश पर हमलावर हैं और इस बीच बिहार का सियासी पारा लगातार गर्म बना हुआ है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाचा जी पलट गए। अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र का बुजुर्ग आदमी को पोसेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन बिहार की राजनीति का पारा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। चाचा और भतीजे के बीच जुबानी जंग जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। एक 9वीं बार शपथ लेकर बिहार के सीएम बन गए हैं, तो दूसरे सत्ता से बेदखल हो गए। लेकिन दोनों के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। सरकार से अलग होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को जहां बुजुर्ग बताया, तो वहीं उनके पलटी मारने पर भी कसा तंज। इस काम में हम लोग लगे, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब क्या पलटे नहीं पलटे, ध्यान है खुश रहे हम लोग, क्या बुजुर्ग हो गया, क्या हम पोसेंगे। अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र का बुजुर्ग आदमी को पोसेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। हम क्या पोसेंगे, जनता
हिसाब किताब करेगी, ये तो आप ही लोगों का हिसाब किताब उनके प्रति ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पलटने पर तंज कसा हो। इससे पहले भी वो इस मामले में बिहार के सीएम को घेर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के बाद कई बार बोल चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। इस बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी आश्वासन दे दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, अभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। मतलब हर दल जानता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है, कब वो पलट जाएं कोई नहीं जानता। लेकिन तेजस्वी का सत्ता से दूर जाने का दर्द अक्सर छलक ही जाता है। इसी बहाने वो चाचा को घेरने में कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि तेजस्वी यादव ही नहीं, उनके पिता लालू यादव को भी इस बात का एहसास नहीं था कि 17 महीने में ही नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ देंगे और महागठबंधन सत्ता से बेदखल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुक करते अगली बड़ी खबर का, जो पश्चिम बंगाल से। जी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है और इस मामले में सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब देना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 2 हफ्ते के अंदर जो सीआईडी के ऑफिसर्स हैं उन्हें जवाब देना है। सीबीआई जांच के आदेश पर यह नोटिस जारी किया गया है। ईडी अफसर की पिटाई का यह मामला है। साथ ही साथ आपको बताएं, हाईकोर्ट के कल के आदेश का पालन नहीं करने की वजह से यह अवमानना की नोटिस गई है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को देने की बात कही थी, जिसके बाद सीबीआई कल शाम को पहुंचती है कस्टडी लेने के लिए। लेकिन जो सीआईडी के ऑफिसर्स हैं शेख जहां की कस्टडी नहीं देते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और इसी मामले में अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस बीच एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में धनंजय सिंह की सजा का ऐलान हो सकता है। धनंजय सिंह की सजा का ऐलान कुछ ही वक्त में होगा। किडनैपिंग केस में उन्हें सजा का ऐलान होना है। जौनपुर कोर्ट में धनंजय दोषी साबित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए हैं और कुछ ही वक्त में उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। सर कोई कमेंट करेंगे, कुछ भी कहेंगे सर? कल आपने कहा था कोई आफत नहीं, कुछ भी कहेंगे अभी की स्थिति में। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये पॉलिटिकल? तो देखिए, धनंजय सिंह को लेकर पुलिस की जो टीम है अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि वापसी में बात करेंगे और कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर लेकर पुलिस की टीम बढ़ चुकी है। आपसे कुछ देर में जो फैसला है जो कि उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करेगा, कोर्ट प्रीमाइसेस में सुनाया जाएगा।